बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4 और आज हम बात करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, और वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि कन्फर्मेशन जो होता है वो किसे कहते हैं, और वहाँ पर हमने कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन के बारे में भी हमने बात की थी और किस तरह से वहाँ ईथेन में कन्फर्मेशन होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी बात की थी कि स्टेगर्ड कन्फर्मर कौन सा होता है और एक्लिप्स्ड कन्फर्मर कौन सा होता है, और ये भी हमने वहाँ पर बताया था कि जो स्टेगर्ड कन्फर्मर होता है वो स्टेबल क्यों होता है और एक्लिप्स्ड जो होता है वो लेस स्टेबल क्यों होता है। अच्छा, आज हम बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन की। अब अगर हम यहाँ पर देखें स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन देखें, तो अगर हम इस बॉन्ड को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने बताया है ये है हमारे पास स्टेगर्ड फॉर्म है ब्यूटेन का। यहाँ पर ये CH2 और CH3 है, और ये जो है ये कार्बन है, ये वो वाला कार्बन है जो फ्रंट पर है, और ये जो सर्कल से हमने जाहिर किया है ये वो वाला है जो बैक साइड पे मौजूद है। जब हम स्टेगर्ड फॉर्म को रोटेट करते हैं 60 के ऊपर, तो ये कन्वर्ट होता है एक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कि समवट लेस स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेगर्ड फॉर्म जो होता है, कल तो हमने सिर्फ और सिर्फ बात की थी स्टेगर्ड की, और ऐसे ही हमने सिर्फ बात की थी एक्लिप्स्ड की। आज हम बात करते हैं कि दो तरह के स्टेगर्ड होते हैं और दो तरह के एक्लिप्स्ड भी होते हैं। अब स्टेगर्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एंटी पेरिप्लेनर और दूसरा वाला जो होता है उसको कहते हैं सिनक्लिनल, या इसको हम गाच भी कहते हैं। इसी तरह से जो एक्लिप्स होता है वो भी दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं सिन पेरिप्लेनर और दूसरा जो होता है वो होता है एंटी क्लिनल होता है। अब हम स्टेगर्ड जो होता है वो तो स्टेबल होता ही है एक्लिप्स के मुकाबले में, लेकिन अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला है और इन दोनों में समवट स्टेबल कौन सा वाला है कंपेरेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है। अच्छा, पहले तो हमने ये भी देखना है ना कि एंटी पेरिप्लेनर कौन सा वाला होता है और सिन क्लिनल जो होता है वो कौन सा वाला होता है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिनक्लिनल। क्या कहते हैं इसको हम? सिनक्लिनल, या इसको हम गाच भी कहते हैं, इसको हम गाच कन्फर्मर भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों मीथेन जो है ये एक दूसरे के करीब है, और इन दोनों के करीब होने की वजह से यहाँ पर समवट स्ट्रेन जो होता है वो आता है, जिसकी वजह से जो स्टेगर्ड फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म में जो सिनक्लिनिकल वाला होता है वो समवट लेस स्टेबल होता है। क्यों लेस स्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों जो बड़े ग्रुप हैं यहाँ पर स्टीरिक इफेक्ट भी आ जाता है, और यहाँ पर टॉर्सन जो इफेक्ट है या डाइहेड्रल इफेक्ट जो है वो भी आता है। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक ही तरफ पर मौजूद हैं तो रिपल्शन यहाँ पर समवट ज़्यादा होती है। इसलिए ये अगर हम ग्राफ में देखें तो ये ऊपर की तरफ क्या है, एनर्जी है, और यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो इसकी एनर्जी यहाँ पर आती है। अब ये वाला जो है, ये वाला, इसको हम कहते हैं एंटी पेरिप्लेनर, इसको हम कहते हैं एंटी पेरिप्लेनर। ये वाला जो है इसमें अगर हम मीथेन को देखें, मिथाइल ग्रुप को देखें, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। अब ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, और यहाँ पर जो रिपल्शन होती है वो मिनिमम होती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो होती है वो समवट कम होती है। इसलिए ये वाला जो फॉर्म है स्टेगर्ड फॉर्म का वो समवट क्या होता है, लो एनर्जी का होता है और समवट मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिनक्लिनिकल का। और यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला फिर से अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो एक साइड पे, एक ही साइड पर हैं और एक दूसरे के साथ करीब हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, सिनक्लिनल या गाच कन्फर्मर इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये तो हमने जाना कि स्टेगर्ड फॉर्म के दो टाइप हैं, एक को कहते हैं सिनक्लिनल और दूसरे को कहते हैं एंटी पेरिप्लेनर। और ये कौन से वाले होते हैं ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और यहाँ पर इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है और क्यों होती है, ये भी बात हमने यहाँ पर की। अब हम बात करते हैं एक्लिप्स्ड के दो टाइप हैं, उसमें एक को कहते हैं सिन पेरिप्लेनर और दूसरे को कहते हैं एंटीक्लिनल कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें इसी ही ग्राफ में
ऊपर की तरफ एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है। अब यहाँ पर ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, इसको ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्या है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। यहाँ पर ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है एक्लिप्स्ड फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी अनस्टेबल है, वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब हैं। जब करीब करीब है तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, सेन पेरी प्लेनर कहते हैं, और ये सबसे मोर अनस्टेबल कन्फर्मर है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है, सबसे मोर अनस्टेबल। और अगर हम ये वाला देखें तो यहाँ पर ये एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है। ये दोनों मिथाइल एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, तो इसलिए यहाँ पर जो रिपल्शन होती है वो मिनिमम होती है, और मिनिमम होने की वजह से कंपेरेटिवली इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है और समवट ये लेस स्टेबल होता है। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं एंटीक्लिनल कहते हैं। और इसी तरह से ये वाला जो है ये भी हमारे पास क्या है, एंटीक्लिनल है। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, इसको अगर मैं यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर अगर मैं इस साइड पर ड्रा करवाता हूँ ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, जो रिपल्शन होती है वो मिनिमम होती है। तो ये दोनों जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म, जहाँ पर मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीक्लिनल कहते हैं। और ये जो फॉर्म है ये क्या होता है, समवट स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेन पेरी प्लेनर्स से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले में फिर से दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं एक दूसरे के करीब करीब हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और ये वाला क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसको हम क्या कहते हैं, सेन पेरी प्लेनर एक्लिप्स्ड कन्फर्मर, सेन पेरी प्लेनर एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है ये वाला। और इन दोनों के बीच में जो ये वाला कन्फर्मर है और ये वाला कन्फर्मर है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 19 किलोजूल पर मोल होता है। अब हमने ये देखना है कि नॉर्मली जो ब्यूटेन होता है रूम टेम्परेचर पर वो किस फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखना है, ये वाला, अच्छा ये ऊपर तो हमने डिस्कस किया, अब हमने यहाँ पर डिस्कशन करनी है। अब ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला, ये यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये ब्यूटेन है। और ये वाला जो फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पेरीप्लेनर। और इसको यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो एंटी पेरीप्लेनर होता है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो इसलिए जो ब्यूटेन होता है वो सबसे ज़्यादा इसी ही फॉर्म को प्रेफर करता है। तो रूम टेम्परेचर पर जो ब्यूटेन होता है वो सबसे ज़्यादा एंटी पेरीप्लेनर स्टेगर्ड कन्फर्मर में रहता है, इसी फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। और ये इसको हम जिग भी कहते हैं, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अक्सर जो हमारे पास जो लंबे चेन वाले अल्केन होते हैं वो इसी ही फॉर्म में पाए जाते हैं। हम बात करते हैं साइक्लो अल्केन की। अच्छा, जिस तरह से हमने ईथेन और ब्यूटेन की बात की कि उसके अंदर कन्फर्मेशन किस तरह से होती है, बिल्कुल उसी तरह से जो साइक्लो अल्केन होता है वहाँ पर भी क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी पाया जाता है, टॉर्शनल स्ट्रेन वहाँ पर भी पाया जाता है। और साथ में इसी तरह क्या होता है, स्टीरिक स्ट्रेन जो होता है वो भी पाया जाता है साइक्लो अल्केन के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एडिशनल होती है जिसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। एक चीज़ क्या होती है, ये दोनों तो किस में पाया जाता है, ईथेन और ब्यूटेन में पाया जाता है, लेकिन साइक्लो ब्यूटेन में एक चीज़ जो कि एडिशनल होती है, ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन, हम उसको कहते हैं। अच्छा, अब एंगल स्ट्रेन कैसे कहते हैं, अच्छा इसको बेयर स्ट्रेन भी कहते हैं, एंगल स्ट्रेन को बेयर स्ट्रेन भी कहा जाता है। कि अगर हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसकी एंगल कितनी है, 109.5 होती है। लेकिन साइक्लो अल्केन में ये नॉर्मल नहीं होती, ये नॉर्मल से कम होती है या ज़्यादा होती है, इसको क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेन कहते हैं। तो डिफिनीशन हम किस तरह से करते हैं कि बॉन्ड एंगल इन साइक्लो अल्केन इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल जो कि 109.5 है। तो इसको क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेन होते हैं, जो कि साइक्लो अल्केन में पाई जाती है। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, एक होता है प्रोपेन जिसमें सिंपली हमारे पास 3 कार्बन होते हैं।
तो साइक्लोप्रोपेन को अगर हम देखें तो साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन होते हैं, तीनों कार्बन जो होते हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन, ये एक ही प्लेन के ऊपर पाए जाते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो तीनों मेंबर होते हैं साइक्लो अल्केन के, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, हाई स्ट्रेन फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो टॉर्शनल स्ट्रेन होती है वो भी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्लिप्स फॉर्म। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ क्या करता है, टॉर्शनल स्ट्रेन को क्रिएट करता है। और इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ क्या करता है, टॉर्शनल स्ट्रेन को फील करवाता है, जो कि एक दूसरे के साथ करीब करीब होते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं, एक टॉर्शनल स्ट्रेन को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉर्मल जो sp3 कार्बन होता है उसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो 109.5 डिग्री होती है, जो कि नॉर्मल sp3 कार्बन की होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये 60 डिग्री होती है, ये नॉर्मल से क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी लेके आता है। और इसी ही तरह जो हमारे पास बॉन्ड ओरिएंटेशन होती है, तो एंगल के कम होने की वजह से जो बॉन्ड के ओवरलैप करवाता है, जो ये दोनों बॉन्ड जो ओवरलैप करवाते हैं वो भी नॉर्मल तरीके से ओवरलैप नहीं करते। ये नॉर्मली तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास इस तरह से होता है ना कि ये पी ऑर्बिटल है, ये इस पी ऑर्बिटल के साथ इस तरह से ओवरलैप करे, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो जब हमारे पास ये जो बॉन्ड एंगल है ये जो जब डिक्रीज कर लेता है, कम हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है वो उतना मजबूत नहीं होता। तो इसी की वजह से भी क्या होता है, ये वाला जो साइक्लोप्रोपेन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। और इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी कभी कभी कहते हैं, बनाना बॉन्ड, क्योंकि ये बनाना की तरह क्या होता है, इस तरह से ये गोल हो जाता है। ये नॉर्मल बॉन्ड की तरह नहीं होता सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड की तरह बिल्कुल उसी तरह से ओरिएंटेशन नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो वो ज़रूरी होती है ना कि दो ऑर्बिटल जो होते हैं बिल्कुल एक ही जैसी क्या हो, ओरिएंटेशन हो। तो इसीलिए जो साइक्लोप्रोपेन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, रिएक्टिव होती है। तो उसकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है, दो ही वजह है। एक क्या होता है, इसके अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन वो ज़्यादा होता है, और साथ में एंगल स्ट्रेन जो होता है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इन दोनों की वजह से जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो अनस्टेबल होता है, और उसी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये मोर रिएक्टिव है देन एनी अदर अल्केन। अब हम बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये जो चारों कार्बन होते हैं वो प्लेनर होते हैं, और ये हाईली स्ट्रेन होते हैं। हाईली स्ट्रेन ये क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन यहाँ पर मौजूद है, 4 कार्बन है। और इसके साथ साथ अगर हम हाइड्रोजन को गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनते हैं, वो भी बनते हैं 8 पेयर बनते हैं हाइड्रोजन, 8 पेयर बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन की, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है वो क्रिएट होता है। इसी टॉर्शनल स्ट्रेन को कम करवाने के लिए जो साइक्लोब्यूटेन होता है इसके अंदर क्या होती है, पकरिंग होती है। तो पकरिंग में क्या होता है कि ये जो एक कार्बन होता है वो मूव होता है आउटवर्ड, वो आउटसाइड की तरफ क्या करता है, मूव करता है, जिसकी वजह से इसका शेप जो होता है वो इस तरह से बटरफ्लाई कन्फर्मेशन की तरफ ले जाता है। इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई कन्फर्मेशन, बटरफ्लाई कन्फर्मेशन इसको कहते हैं। और यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई कन्फर्मेशन है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है ये पेयर बनती है, बॉन्ड एंगल बनती है यहाँ पर 88 डिग्री। लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है ये तो कम हो गई, लेकिन यहाँ पर जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो बहुत ही कम हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल को प्रेफर नहीं करते, यहाँ पर हम तरजीह ज़्यादा देते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन को, क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो जाता है तो इसके अंदर जो होती है स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो ये वाला जो साइक्लोब्यूटेन है इसके अंदर क्या हो जाती है, पकरिंग आ जाती है, पकरिंग दिरिंग। तो ये वाला जो ब्यूटेन है इसके अंदर इस तरह से पकरिंग हो जाती है, क्योंकि ये टॉर्शनल स्ट्रेन को कम करवा देता है, और उसकी वजह से ये जो बटरफ्लाई कन्फर्मेशन है इसका ये स्टेबल कन्फर्मर है और इसमें ये पाया जाता है।
अच्छा, साइक्लोअल्केन में हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन की। साइक्लोपेंटेन को अगर हम देखें तो साइक्लोपेंटेन ये वाला हमारे पास क्या है, साइक्लोपेंटेन है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ये बराबर होती है 108 डिग्री की। अब बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो वो तो नॉर्मल इस पे 3 कार्बन के तकरीबन बिल्कुल करीब है, 109 के करीब है। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन जो है वो इतना मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो है टॉर्शनल स्ट्रेन का। किस चीज़ ने मसला बनाया है, यहाँ पर मसला बनाया है टॉर्शनल स्ट्रेन। तो हमने क्या करवाना है, टॉर्शनल स्ट्रेन को हमने कम करवाना है। किस तरह से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं 5 गुणे 10, 10 पेयर बनते हैं। और ये जो 10 पेयर हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट करवाता है, जिसकी वजह से जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। और इसी अनस्टेबिलिटी को कम करवाने के लिए इसके अंदर भी क्या हो जाती है, पकरिंग हो जाती है, पकरिंग हो जाती है। और ये इसके अंदर जो पकरिंग हो जाती है तो ये जो होता है, जो इस तरह के एनवेलप होता है, एनवेलप को जब जब हम ओपन करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से ये वाला जो है ये बन जाता है। और इसीलिए इसको हम एनवेलप कन्फर्मेशन भी कहते हैं, एनवेलप कन्फर्मेशन भी हम इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर बन जाती है 105 डिग्री। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है ये तो कम हो गई, एंगल स्ट्रेन समवट ज़्यादा हो गई है, लेकिन चूंकि टॉर्शनल स्ट्रेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, उसी को कम करवाने के लिए हमने क्या किया, अच्छा बॉन्ड एंगल तो यहाँ पर कम हो गया है, एंगल स्ट्रेन समवट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए उसको कम करवाने के लिए ये 105 जो है ये इसके लिए इतना मसला क्रिएट नहीं करवाता, इसलिए ये इसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ये टॉर्शनल स्ट्रेन को क्या करवाता है, कम करवाता है। तो इसलिए जो साइक्लोपेंटेन होता है वो एनवेलप कन्फर्मेशन में ही रहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन किस तरह से होता है, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो यहाँ पर पाई जाती है वो है 120 डिग्री, 120 डिग्री है, जो कि क्या है, एंगल स्ट्रेंथ होती है जो कि नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्मल हमारे पास होती है 109.5, लेकिन ये क्या है 120 है। और यहाँ पर जो कार्बन कितने होते हैं, कार्बन यहाँ पर होते हैं 6, और कार्बन हाइड्रोजन पेयर कितने होते हैं, वो होते हैं 12 होते हैं। तो 12 कार्बन हाइड्रोजन पेयर की वजह से यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इस स्ट्रेन को कम करवाने के लिए और इस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को कम करवाने के लिए ये क्या करवाता है, पकरिंग इसके अंदर हो जाती है। तो पकरिंग जब इसके अंदर हो जाती है तो ये चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता है, ये है इसका चेयर कन्फर्मेशन। तो चेयर कन्फर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है किसके अंदर, चेयर कन्फर्मेशन के अंदर, वो है 111 डिग्री है, जो कि 109 के तकरीबन करीब है। और साथ में यहाँ पर जो एंगल स्ट्रेन है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से जो साइक्लोहेक्सेन है वो नॉर्मली किस कन्फार्मर में स्टेबल होता है, चेयर कन्फर्मेशन में ये ज़्यादा ही स्टेबल हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो चेयर होता है ये दूसरे में इंटर कन्वर्ट होता है, एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते हैं, जिसको कहते हैं रिंग फ्लिप उसको कहा जाता है, या उसको रिंग इन्वर्जन भी कहते हैं, रिंग इन्वर्जन भी उसको कहते हैं। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 45 किलो जूल पर मोल, 45 किलो जूल पर मोल। और रूम टेम्परेचर पर इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ कन्वर्जन जो होता है, रेट ऑफ कन्वर्जन जो होता है वो कितना होता है, 1 × 10⁵ टाइम्स पर सेकेंड। तो ये है इसका रेट, किसका रेट है, रिंग फ्लिपिंग का रेट है। तो ये एक चेयर जो होती है वो दूसरे चेयर के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसको रिंग फ्लिप कहते हैं। जो चेयर कन्फर्मेशन है उसमें हमने एक और चीज़ को समझना है, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कौन सा वाला होता है, ये वाले जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, ये जो ऊपर की तरफ गए हैं, ये वाले हाइड्रोजन जो होते हैं ये, या बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ जो आए हैं ये वाले हाइड्रोजन, इनको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। ये इसको मैं इसके साथ मैं ए लिखता हूँ,
ये जितनी भी हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन हम इसको कहते हैं। और ये वाले जो पोजीशन होते हैं इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल। ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो जब रिंग फ्लिप हो जाती है ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो एक कार्बन के अंदर चे जो होते हैं चे एक्सियल पोजीशन होते हैं, और चे जो होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन होते हैं। तो जब रिंग फ्लिपिंग हो जाती है तो इक्वेटोरियल जो होते हैं वो एक्सियल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और एक्सियल जो होते हैं वो इक्वेटोरियल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से रिंग फ्लिपिंग होती है, जिसके लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर है, 45 किलो जूल पर मोल। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच।